हेलो एवरीवन, सो प्लीज वेलकम टू प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। सो लेट्स बिगिन द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th का इंग्लिश जनरल इंग्लिश हॉर्नबिल सेक्शन हॉर्नबिल का प्रो सेक्शन हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रीवियस वीडियोस में मेरी होगा, आप वॉच कर लीजिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखेगा। प्लीज़ स्किप मत करना इस वीडियो को, अगर स्किप करोगे तो आप पूरी ही इसकी समरी के बारे में आपको नहीं पता लगेगा। तो लेट्स बिगिन द सेकंड चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? Gordon Cook and Alan East is the writer of We Are Not Afraid to Die. Gordon Cook and Alan East, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ जो है हम समरी इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के चैप्टर में है क्या है। समुद्री यात्रा की तैयारी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रही है, समुद्री यात्रा की तैयारी। लेखक ने समुद्र द्वारा संसार का चक्कर लगाने की यात्रा जुलाई 1976 में आरंभ की। लेखक क्या जो ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्र द्वारा संसार का चक्कर लगाना। उन्होंने क्या, समुद्री द्वारा मैं क्या करूँगा, संसार का चक्कर लगाने की यात्रा शुरू करूँगा, जो कि उन्होंने यात्रा जुलाई 1976 में शुरू की। उसकी पत्नी मैरी, उसका पुत्र जॉन और उसकी पुत्री सुजैन भी उसके साथ थे। वो एक मैरिड पर्सन था। उसकी पत्नी का नाम था मैरी, उसके जो पुत्र था उसका नाम था, जो बेटा था उसका नाम था जॉन, और जो उसकी बेटी थी उसका नाम था सुजैन। वो उनके साथ जो थे उनके साथ थे। पुत्र की आयु केवल 6 वर्ष और पुत्री की केवल 7 वर्ष की थी। मतलब कि जो बेटा है उसकी उम्र जो है 6 साल की थी और जो पुत्री है उसकी उम्र 7 साल की थी। लेखक उस समय एक 37 वर्षीय व्यापारी था। लेखक जो है वो 37 साल का, मतलब कि 37 ईयर्स ओल्ड का था, वो व्यापारी था। वह उसी मार्ग को अपनाना चाहता था। वह क्या करता था, उसी मार्ग जो समुद्री जहाज है उन्हीं को अपनाना चाहता था जो कैप्टन जेम्स कुक ने दो जो कैप्टन किसने, जेम्स कुक ने 200 वर्ष ऊपर अपनाया था। जो कैप्टन कुक मतलब कि जॉनसन जो था, जेम्स कुक था जो, उन्होंने 100 साल तक उसको अपनाया था। लगभग 16 वर्ष से वह और उसकी पत्नी इस बारे में कल्पना करते रहे थे। 16 साल तक वो और उसकी पत्नी इसके बारे में क्या करते रहे थे, कल्पना मतलब कि थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि उस प्रसिद्धि खोजी ने क्या किया होगा। वह अपना खाली समय ब्रितानवी समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में व्यतीत करते। तो इसी चीज़ में व्यतीत करते उन्होंने 23 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी किश्ती बनाई। उन्होंने क्या किया, एक किश्ती बनाई, मतलब कि एक जहाज जो है, किश्ती जो है उन्होंने बनाई 23 मीटर लंबी, एक लकड़ी से बनाई गई थी और उसका जो वजन था वो 30 टन का था। ये बहुत ही सुंदर किश्ती थी और क्या हुआ, वो बहुत ही, उसने क्या था, कुशलता से बनाया गया था। इसे बनाने में इसको बनाने में जो है वो महीने लग गए थे। उन्होंने जितना संभव हो सके उतने तूफानी मौसम में इसका परीक्षण किया। इतना ज़्यादा उन्होंने मेहनत से इसको जो है बनाया। वह 255,000 किलोमीटर, मतलब कि जिसको 105,000 और 150,000 की यात्रा थी। उन्होंने इसे 3 वर्ष में पूरा करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम इसको 3 साल में जो है इसको पूरा करेंगे। यात्रा का जो पहला भाग था जो कि 105,000 किलोमीटर का था, जो पहला भाग था यात्रा का उन्होंने शुरू किया था, वो 105,000 किलोमीटर का था। आनंद पूर्वक पूरा हो गया। फिर वो पूरा हो गया। वह अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ यात्रा करके कैप टाउन पहुंचे। वो पश्चिमी तट के, जो अफ्रीका के पश्चिम तट के, उसके साथ साथ यात्रा करके वो कहाँ पे पहुंचे, कैप टाउन पहुंचे। अब अपनी यात्रा के दूसरे भाग के लिए उन्होंने विश्व के सबसे तूफान सागर में जाना था। ये दक्षिण हिंद महासागर था। ये क्या था, दक्षिण हिंद महासागर था। ये उन्होंने अपनी सहायता के लिए अपने साथ वह नाविकों को लिया। एक का नाम लैरी वेजल था, वह एक अमेरिका थी। उन्होंने जब दूसरा भाग उन्होंने स्टार्ट किया, जब उन्होंने गहरी सागर में जाना था, तो उनके साथ जो था कैप्टन जो थी 2 नेविका को लिया। एक का नाम क्या था, लेरी विजल था, जो कि अमरीकी थी। दूसरा हर्ब सीजलर था। दूसरा क्या था, हर्ब सीजलर। वह स्विट्जरलैंड वासी था। वो क्या था,
पहली जो थी लैरी विजल जो कि अमेरिका थी, और दूसरा था हर्ब सीजलर जो कि क्या था, स्विट्जरलैंड था। उसके बाद कैपटाउन के बाद क्या हुआ, कैपटाउन के चले उन्हें अभी 2 दिन हुए थे, उनको 2 ही दिन हुए थे, तेज हवाएं चलने लगी। वह निरंतर कुछ सप्ताहों तक चलती रही। लेखक को तेज हवाओं की चिंता नहीं थी, उसे जिस बात की चिंता थी वह थी लहरों का आकार। उनको जिस बात की चिंता थी, मतलब कि उनको ये था कि अगर पानी में इतनी बड़ी बड़ी लहर आ गई, उनको उस बात की चिंता थी कि कहीं लहरें ना आने स्टार्ट हो जाए। वह उनके समुद्री जहाज के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी, 15 मीटर तक। 25 दिसंबर को वह कैपटाउन के पूर्व 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। 25 दिसंबर को वो कैपटाउन से क्या कर 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। मौसम अत्यधिक खराब था, मौसम बहुत ही खराब था। फिर भी उनके पास क्रिसमस ट्री था और उन्होंने अद्भुत ढंग से क्रिसमस मनाया। उनके पास क्या था, क्रिसमस ट्री था, और उसके साथ उन्होंने क्रिसमस जो है अच्छे तरीके से जो है मनाया। उन्होंने नव वर्ष में भी बड़े उत्साह से मनाया, मतलब कि नया साल जो आना था वो भी अच्छे से मनाया। उन्हें आशा थी कि मौसम जल्दी ही बदल जाएगा। ये बदला तो अवश्य, परंतु और भी खराब हो गया। मौसम बदल गया लेकिन और भी ज्यादा जो है पहले से खराब हो गया। 2 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी लहर उठ रही थी। जहाज प्रत्येक लहर आने पर उसके जितना ही ऊपर उठ जाता। उन्होंने जहाज के आगे वाले भाग पर केवल एक छोटा सा बांध लगा रखा था। हवा की करती आवाज कानों को दुखदायक प्रतीत होती थी। जहाज की गति कम करने के लिए उन्होंने वह छोटा सा बांध भी नीचे कर दिया। उन्होंने प्रत्येक चीज रस्सी से कसकर बांध दी। उन्होंने जीवन रक्षक नौकाओं के साथ रस्से बांध दिए। फिर उन्होंने अपने जल रोधी वस्त्र और जीवन रक्षक जैकेट पहन ली। मतलब कि वो जब बहुत ही तेज तूफान आने लगा 2 जनवरी के दिन, लहरें उठने लगी, उनका जहाज जो है नीचे जाने लगा, उन्होंने बांध जो है उसको छोड़ दिया ताकि वो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को जो है कर दिया एकदम से। फिर साय के 6 बजे, मतलब कि जो भी शाम के 6 बजे क्या हुई, वहाँ मृत्यु के समान सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था, हवा का चलना बंद हो चुका था और आकाश काला हो गया था। फिर वहां गरजने जैसी आवाज आई। जहाज के पीछे की तरफ एक विशाल बादल दिखाई दे रहा था, परंतु वास्तव में ये कोई बादल नहीं था। यह एक भयानक लहर थी जो कि अन्य लहरों से आकार में लगभग 2 गुनी थी। ये पूरी तरह लंबित थी। उन लोगों को लगा कि पीछे क्या था, एक बादल, गहरा बादल होगा, लेकिन वो बादल नहीं था, वो था कितनी लहराई, मतलब कि लहर थी, भयानक लहर थी जो कि 2 गुनी रीति से लगभग 2 गुनी थी, जो कि लंबी थी। फिर उसने तूफान में फंसना। फिर वो क्या हुआ, तूफान में फंस गए। गरज की आवाज गड़गड़ाहट में बदल गई। गरज की आवाज जो है किसमें, गड़गड़ाहट में बदल गई। लेखक ने सोचा कि जहाज लहर के ऊपर पहुंच जाएगा। जहाज जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, लहरों के ऊपर। परंतु वहां एक भयानक धमाका हुआ जिसने जहाज के डेक को हिलाकर रख दिया। वहां पे बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे वो क्या हुआ, जहाज का जो डेक है वो हिल गया। पानी की एक धार जहाज के ऊपर आने लगी। पानी की जो धार, मतलब कि जो धार है वो किसके ऊपर आने लगी, जहाज के ऊपर। लेखक का सिर स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया। लेखक जो था उसका जो सिर है वो किसके साथ, स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया। वह जहाज से बाहर जाकर गिरा। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह लहरों के नीचे डूबता जा रहा है। उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उसकी मृत्यु नज़दीक थी। वह होश खोता जा रहा था और उसका काफ़ी शांति महसूस हुई। उसको क्या था, अब उसको क्या लगने लगा, जब उसका स्टीयरिंग के साथ जब उसका सिर जो टकराया, उसको लगने लगा कि अब शायद ये मेरे कुछ ही पल है जो कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बहुत ही जल्द अब शायद मेरे अंत नज़दीक है। शायद मैं जो हूँ मरने वाला हूँ, इसलिए जो मेरी मृत्यु है बहुत ही नज़दीक आने वाली है। परंतु तब अचानक उसका सिर ऊपर को उठकर पानी से बाहर आ गया। उसका क्या हुआ, पानी से वो सिर उसका उठकर कहाँ पर आ गया, पानी के बाहर आया। उसने वेव वॉकर, मतलब कि लेखक की किश्ती का नाम वेव वॉकर, लेखक ने अपनी किश्ती का नाम रखा था वेव वॉकर, याद रखना। वेव वॉकर जो थी उसकी किश्ती का नाम था, को कुछ मीटर की दूरी पर देखा। उसने कुछ मीटर की दूरी पर देखा, ये समुद्र में उलट रही थी। समुद्र में क्या रही थी, उलट रही थी। उसके बाद पानी के तल के साथ लगे हुए थे। फिर एक लहर ने उसे उछाल कर सीधा कर दिया।
लेखक के साथ बंदी जीवन रक्षक रस्सी अभी भी जहाज के साथ बंधी हुई थी। जो जहाज के साथ उसने जीवन रक्षक रस्सी बांधी हुई थी वो जहाज के साथ ही बंधी हुई थी अभी भी। उसने उसे एक जबरदस्त झटके से खींचकर वापस जहाज पर पटक दिया। जब अब लहरें उसे डेक पर इस तरह हिला रही थी मानो वह कोई कपड़े की गुड़िया हो। इस तरह से उसकी बाईं तरफ की पसलियां टूट गई। बहुत दर्दनाक था। उसके दांत टूट चुके थे और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। किसी तरह वह स्टीयरिंग व्हील के पास पहुंच गया और अगली लहर से जूझने के लिए उसने जहाज पर काबू पाने का यत्न किया। मतलब कि उसकी पसली टूट चुकी थी, उसके दांत टूट चुके थे, उसका इतना बुरा हाल हो चुका था, लेकिन तभी वो दम नहीं हार रहा था। जहाज पर सब तरफ पानी था। उसने अनुभव किया कि पानी जहाज के निचले भागों में भी भर आया था, किंतु उसका इस बात का हौसला ना पड़ा कि वह स्टीयरिंग व्हील छोड़कर नीचे करने जाए। अचानक आगे की तरफ डेक के फर्श में बने छिद्र का ढक्कन खुला और उसे मेरी नजर आई। हम डूब रहे हैं, वह बोली। नीचे वाले फर्श टूट गए हैं और वह सब तरफ पानी ही पानी है। लेखक ने मैरी को स्टीयरिंग व्हील संभालने को कहा और वह स्वयं यह देखने के लिए नीचे चला गया कि क्या किया जा सकता है, कि क्या करें हम जिससे जो है हमारी अब जो है प्रोटेक्शन जो है हो सके। फिर उसके बाद तूफान के साथ संघर्ष। उन्होंने तूफान के साथ कैसे संघर्ष किया? जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि लैरी और हर्ब पंप चलाकर पानी, जो एक अमेरिकी और एक स्विट्जरलैंड का था, लैरी और हर्ब पंप चलाकर पानी बाहर निकालने का यत्न कर रहे थे। जो बोर्ड में जा रहा उसकी शिप में जो पानी आता था वो उसको क्या करने लगे थे, पानी को बाहर निकालने लगे थे। टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े सभी तरफ से लटक रहे थे। जहाज का दाईं तरफ वाला भाग अंदर को पिचका हुआ था। बस्तर, क्रॉकरी, चाट, कंस्तर और खिलौने गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। ये सारी जो चीजें हैं तैर रहे थे। भाग अंदर को लेकर कुछ तैरता हुआ और कुछ घसीटता हुआ बच्चों के कैबिन में पहुंच गया। बच्चों के कहाँ पे पहुंच गया? कैबिन में। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ जी, उन्होंने जवाब दिया, परंतु स्यू ने कहा कि उसके सिर पर थोड़ी चोट लगी थी। उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सूजन थी, परंतु लेखक के पास इसकी चिंता करने का कोई समय नहीं था। उसके पास ये चिंता करने का समय नहीं था। उसको मेन जो चीज़ थी उसको चिंता थी अपनी बॉन्डशिप की कि वो अब कैसे बचे। उसे उस क्षेत्र को बंद करना था जहां से पानी तेजी से अंदर आ रहा था। मतलब जो छेद हो गया था उसको बंद करना था। यदि ऐसा ना किया जाता तो जहाज ने अवश्य ही डूब जाना था। कैबिनों के आसपास कूड़ा करकट तैर रहा था। इसने पंपों को जाम कर दिया था। बिजली से चलने वाला पंप भी काम नहीं कर रहा था। इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। जहाज में पानी का स्तर भयानक रूप से भर रहा था। सौभाग्यवश उनके पास एक दूसरा बिजली का पंप था। उनके पास क्या था? दूसरा बिजली का पंप था। लेखक ने इसे बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। वह बड़े बड़े छिद्र बंद करने के योग्य भी हो गया। रात हो गई। उन्होंने रात भर पानी निकालते और जहाज को चलाते रहना पड़ा। उन्होंने सहायता के लिए रेडियो सिग्नल भी भेजे, परंतु कोई जवाब नहीं आया। या कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि वह दुनिया के दूर वाले कोने में थे। इसमें कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि वह दुनिया के एक ऐसे कोने में थे जहाँ पे इतना सन्नाटा था। स्यू का सिर बुरी तरह सूज चुका था। उसकी आंखें भयानक रूप से काली लग रही थी। उसके बाजू पर गहरा घाव हो गया था। जब लेखक ने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा, मैं उस समय आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी जो बेटी थी, जब आप हम सबको बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर एक टापू की तलाश, जब उनको एक टापू की तलाश करनी थी। फिर क्या हुआ? 3 जनवरी, जब 2 जनवरी का दिन खत्म हुआ तो 3 जनवरी का दिन आया। सुबह तक पानी का स्तर काफी हद तक काबू में आ गया। इस बात को 15 घंटे बीत चुके थे जब लहर जहाज से टकराई थी और वह बच गए थे। अब वह बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे। अब बारी बारी वो 2 घंटे क्या करने लगे? आराम करने लगे। परंतु जहाज के नीचे
निचले हिस्सों में अभी भी काफ़ी मरम्मत करना बाकी था, क्योंकि वहाँ लकड़ी के सभी फ्रेम टूट गए थे। यह संभव नहीं लगता था कि वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगी। उनको ये नहीं लगता कि ये जो जहाज़ है वेव वॉकर, जिनका उन्होंने जहाज़ का नाम रखा था, कि ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी कि नहीं। लेखक ने अपनी चोटों को जांचा। उसने गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे टापू हैं। क्या है? दो छोटे टापू हैं। उनमें से एक एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम था। अब उनकी एकमात्र आशा उस विशाल सागर में उन जगहों पर पहुंचना था, परंतु यह तभी संभव हो सकता था यदि हवा चलनी रुक जाती और वह बाद बांध लगा सकते। फिर 4 जनवरी का दिन था। वह लगातार 36 घंटों से पानी का पंपों की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। अब केवल कुछ सेंटीमीटर पानी ही रह गया था। वे मुख्य मस्तूल पर बार नहीं लगा सकते थे। दबाव में क्षतिग्रस्त जहाज के टुकड़े हो सकते थे। इसलिए उन्होंने तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला जहाज का तिकोना बार लगाया और उस दिशा की तरफ चल दिए जहां वह सोचते थे कि दो छोटे टापू हैं, जहां पे उनको पता लगे कि दो छोटे टापू हैं। मैरी को उनके लिए कुछ मांस और बिस्कुट मिल गए। लगभग 2 दिन के बाद उन्होंने भोजन किया। उन्होंने लगभग 2 दिन के बाद मानो उन्होंने भोजन किया। उन्होंने मांस और कुछ बिस्किट जो है मिले वो उन्होंने खाया। हम मरने से नहीं डरते। उन्होंने क्या कहा कि हम मरने से नहीं डरते। रात की वह भावना थोड़ी देर ही रही। सुबह के 4 बजे उनके पीछे काले बादल हो गए। ओ माय गॉड, फिर से उनके पीछे जो है 4 बजे उनके काले बादल हो गए। हवा तूफानी हो गई और लहरें ऊंची हो गई। रात भर मौसम खराब होता गया। 5 जनवरी की पोह फटते ही स्थिति दोबारा बहुत भयानक हो गई। लेखक बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर कहा गया। उनको 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 मतलब कि हौसला देने के लिए अंदर गया। जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? लेखक ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वह अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। इस पर लड़के ने कहा, डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हैं, आप और मम्मी, स्यू और मैं। लेखक उसकी बात का उत्तर नहीं दे सका। उसने उसके पास जो कुछ भी था उसने समुद्र से लड़ने का निश्चय किया। उसने जहाज को रोककर उसके ठीक हिस्सों को लहरों की तरफ रखने का निर्णय किया। उस शाम लेखक और उसकी पत्नी हाथ पकड़कर इकट्ठे बैठ गए। टूटे हुए तख्तों से अधिकाधिक पानी अंदर आता जा रहा था। दोनों ने अनुभव किया कि उनका अंत बहुत नजदीक था। आशा की एक किरण। जब उनको ऐसा लगने लगा तो एक आशा का किरण जागा। 6 जनवरी की सुबह वेव वॉकर तूफान से बाहर आ गई। तूफान से जो है वेव वॉकर जो है बाहर आ गई। लेखक चार्ट रूम में गया और चार्टों को अध्ययन करके उसने और गणना की, और वह केवल इतना ही जान पाया कि 150,000 किलोमीटर चौड़े सागर में वह एक 65 किलोमीटर चौड़ा टापू ढूंढ रहे थे। जबकि लेखक और उसकी पत्नी गणनाएं कर रहे थे, स्यू उसकी तरफ दर्द से कराहती आई। स्यू जो है उसको काफ़ी दर्द हो रही थी और वह चिल्लाती हुई आई। उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था। उसकी काली आंखें दरारों की भांति तंग हो गई थी। स्यू ने लेखक को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। इस पर लिखा था, ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। ये कार्ड आपका धन्यवाद करने के लिए है। आओ हम बेहतरीन की आशा करें। दोपहर के लगभग 2 बजे लेखक डेक पर आ गया। उसने लैरी से जहाज को 185 डिग्री घुमाने को कहा। उसने उससे कहा कि इस रास्ते पर जाने से उसे आशा की वह लगभग 5 बजे तक उस टापू पर पहुंच गए। फिर वह नीचे जाकर अपने कैबिन में ऊँघने लगा। प्रसन्नतापूर्वक लैंडिंग। जब उनकी लैंडिंग होने लगी, जब वह जागा तो शाम के 6 बजे थे। उसने सोचा कि जिस गति से वह जा रहे थे वह अवश्य ही टापू को ढूंढने से चूक गए होंगे। तभी जॉन अंदर आया। स्यू उसके बिल्कुल पीछे थी। क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जॉन ने पूछा। तुम मेरे अब गले क्यों लगना चाहते हो? लेखक ने पूछा। क्या क्योंकि आप इस दुनिया के बेहतरीन डैडी और कैप्टन हैं, जॉन ने उत्तर दिया। आज नहीं जॉन मुझे डर लग रहा है, लेखक ने कहा। क्या? क्यों? आप अवश्य ही हैं। अपने टापू ढूंढ लिया है, स्यू ने कहा। क्या? लेखक चिल्लाया। स्यू ने कहा। क्या? लेखक चिल्लाया। वे बाहर हमारे सामने हैं, उन दोनों ने कहा। लेखक भागता हुआ डेक पर गया। वह एम्स्टर्डम द्वीप का पूरा बाहरी भाग देख सकता था। वह ज्वालामुखी पत्थर से बना एक बेकार सा टुकड़ा था
इस पर पेड़ पौधे नहीं के बराबर थे, परंतु उसके लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। उन्होंने रात के लिए वहां लंगर डाल दिया। अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी खुशी से चिल्ला दिए जब वह उनकी तट पर आने में सहायता कर रहे थे। आखिरकार वो कैसे कैसे जो है इस कहानी में बताया कि लेखक ने कैसे अपनी जान बचाई अपने परिवार और उसकी, बट उसने क्या हुआ, इतनी मुश्किल से भी उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी एक सक्सेसफुल होता है इंसान। तो जस्ट एज दिस स्टोरी। सो इस वीडियो को वॉच करें अच्छे से। हम इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिस्कवरी द सागा कंटिन्यूज के साथ। अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिकल स्टडी क्लासेस को। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।